कक्षा 12 की गणित में अवकलन और समाकलन ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। तो आज से उन बच्चों के लिए इस सीरीज़ को हम चालू कर रहे हैं जिसमें समाकलन की शुरुआत कर रहे हैं और अवकलन और समाकलन मिला के काफ़ी नंबर के सवाल जो हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम में बच्चों को आते हैं। लेकिन जब तक इनका ज़बरदस्त अभ्यास बच्चे नहीं करेंगे जल्दी इन सवालों को लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब तक हम लोग एक सीक्वेंस से नहीं चलते हैं। तो बीच में समय मिलेगा तो हम अवकलन की सीरीज़ भी चालू करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग आज समाकलन की शुरुआत कर रहे हैं। समाकलन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक अनिश्चित और एक निश्चित समाकलन। अभी हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये अनिश्चित है कि ये निश्चित है। जैसे समाकलन का जो निशान होता है वो है इंटीग्रेशन, ये एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर कोई एक फलन लिखा हुआ है f(x) और जिसके रिस्पेक्ट में करना है वो dx। यही यहाँ भी होगा इंटीग्रेशन, ये हो गया f(x) और ये हो गया dx। ये सवाल दिख रहा है आपको कि समाकलन तो है ही, अब इसमें कौन अनिश्चित है और कौन निश्चित है, इसकी पहचान बहुत आसान सी होती है। जो निश्चित होगा उसमें यहाँ पर एक लोअर लिमिट लगी होगी और एक ऊपर अपर लिमिट लगी होगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें यहाँ से यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जान जाएंगे। और अनिश्चित में जो है वो कोई भी लिमिट ऊपर नहीं लगी होती है। नाम से स्पष्ट है कि अनिश्चित का आंसर किसी वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, x के टर्म में आ गया, y के टर्म में आ गया, t के टर्म में आ गया, जिसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। जब कोई भी हो सकती है वैल्यू तो अनिश्चित का आंसर कोई भी आ सकता है। लेकिन निश्चित में अगर आंसर 15 आना है तो प्रत्येक दशा में उसका आंसर 15 ही आएगा। इसलिए दोस्तों जब अनिश्चित समाकलन का सवाल लगाते हैं तो अपने उत्तर के अंत में एक समाकलन स्थिरांक c या जो भी मनचाहा स्थिरांक है उसे हम लोग जोड़ देते हैं। सवाल लगाने से पहले हम लोगों को इनके सूत्रों को समझना होगा और बहुत ही अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन समाकलन के इन सूत्रों पर ही आधारित हैं। इसकी ट्रिक हम आगे धीरे धीरे आपको बताएंगे कि आप सवालों को कैसे संभालेंगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा तभी आप इन सूत्रों को समझ सकेंगे। देखिए पहला सूत्र आ रहा है इंटीग्रेशन x की पावर n dx। यहाँ n जो है वो कोई कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, ऊपर एक पावर में जुड़ जाएगा और उतना ही नीचे हो जाएगा। प्लस c रहेगा, ऊपर हम बता चुके हैं जब तक यह निश्चित है हम बार बार सब में लगा नहीं रहे हैं। यहाँ शर्त ये है कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, क्योंकि आपको दिख रहा है अगर यहाँ पे -1 हो गया तो इसके हर में -1 + 1 मिला के 0 हो जाएगा और मैथ में अगर हर में 0 है तो वो अनंत बनने लगता है। इसलिए यहाँ पर -1 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। दूसरी वैल्यू, दूसरा फार्मूला, अगर यहाँ पर -1 वैल्यू हो जाती है कभी x की पावर -1 तो ये जो फिगर है ये 1/x बन जाएगा और इसका फार्मूला हो जाएगा log x। दिख रहा है कि log के आधार में हमने यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो आप लोग जानते हैं कि अगर log के आधार में कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पर हम लोग क्या मानते हैं कि ये e लिखा है। तो अगर e लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो हम लोग इसको e ही समझेंगे। तीसरा आ रहा है फार्मूला हम लोगों का e की पावर x dx। ये सबसे आसान फंक्शन होता है याद करना, क्योंकि e की पावर x का अवकलन भी वही होता है और समाकलन भी वही रहता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे हम लोग आते हैं। यहाँ पर है sin x dx, तो sin x का समाकलन हम लोग करेंगे तो ये आएगा -cos x। पांचवा है cos x dx, तो cos x का हो जाएगा sin x। छठा है sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan x।
सातवां है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका समाकलन है माइनस कॉट एक्स। अगर आप ध्यान दें, अवकलन के सूत्र अगर आपने याद कर रखे हैं तो अवकलन और समाकलन आपस में जस्ट अपोजिट होता है। फिर आठवां फार्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा सेक एक्स। फिर नवा यहां पर है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स। हम लोग 10वें पर आ रहे हैं। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डी एक्स, यहाँ ए भी कोई कांस्टेंट है, इसका समाकलन हो जाएगा ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ए। दिख रहा है बेस में कुछ नहीं लगा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ई समझेंगे। 11वां फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसके दो फार्मूले आप लिख सकते हैं, या तो हम लोग इसको यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स, या हम लोग इसको यूज करेंगे माइनस कॉस इनवर्स एक्स। 12वां 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके भी दो फार्मूले हैं, या तो हम लोग इसको यूज करेंगे टेन इनवर्स एक्स या माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। 13वां 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। यहाँ भी हम लोग दो फार्मूले हैं, या तो सेक इनवर्स एक्स यूज करेंगे या माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स यूज करेंगे। अब एक छोटा सा फार्मूला आप समझ सकते हैं और है, हालांकि ये फार्मूला नहीं है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअल में अपने आप में एक सवाल है, लेकिन चूंकि बहुत यूज होता है इसलिए हम लोग इसको एज ए फार्मूला यूज कर लेते हैं। लाइए मैं इसको करके दिखाता हूं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, x की पावर माइनस 2 dx कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है हम लोग का पहला फार्मूला बन चुका है यहाँ पर, कि जब ये n है तो यहाँ पर ये माइनस 2 है, तो इसमें क्या होगा, घात में एक जुड़ जाएगा और उतना ही नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x की पावर -1, नीचे -1, यानी माइनस लग गया, और ये चूंकि पावर निगेटिव थी इसलिए ये नीचे आ गया। तो हम लोग याद कर लेंगे कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स होता है। एक 15वां है, जिस तरह से e की पावर x का समाकलन e की पावर x था, ऐसे ही e की पावर -x का भी है। ये भी कोई फार्मूले की श्रेणी में नहीं आता है, ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन चूंकि बहुत यूज होता है इसलिए हम लोग इसको एज ए फार्मूला याद कर लेंगे। आगे श्रृंखला में हम बताएंगे कि इसका समाकलन कैसे किया जाता है। अभी आप इसको याद कर लेंगे कि e की पावर -x का हो जाएगा e की पावर -x विद माइनस साइन। अगर प्योर कांस्टेंट है और इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, जैसे लिखा हुआ है 1 dx, तो हम लोग को पता है कि x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर मान लीजिए अगर यहाँ पे रख दिया गया 2 dx, तो सबसे अच्छा यही है कि हम लोगों ने याद कर रखा है 1 का x होता है, और पूछा गया है 2, तो हम लोग इस 2 को बाहर कर लेंगे और अंदर रह जाएगा केवल 1 dx। तो ये हो गया 2 और 1 का याद कर रखा है कितना, x। मान लीजिए ऐसे एक और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे रखा हुआ है केवल 100 dx, तो 100 हम लोग बाहर कर लेंगे, अंदर रह जाएगा 1 dx, और ये 100 हो गया और 1 का हो जाएगा x। ध्यान रखना है ये x क्यों आ रहा है, हमेशा x नहीं आएगा। हम लोग को ध्यान देना है किसके रिस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है। चूंकि 1 का समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है इसलिए यहाँ पर x आया है। अगर यहाँ पे 1 का समाकलन y के सापेक्ष होता तो ये y होता। जितने भी फार्मूले हैं ये सब x में बने हुए हैं और x के सापेक्ष ही इनका समाकलन हो रहा है। अगर यहाँ पे लिखा होता sin y dy, इसका मतलब है sin y एक फंक्शन है जिसका समाकलन y के सापेक्ष करना है,
तो इसका फार्मूला माइनस कॉस वाई हो जाता। आई थिंक आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और कांस्टेंट आ गया a और ये लिखा हुआ है dt, तो ये हो गया a, अंदर रह गया 1 dt। अब देखिए हम लोग को 1 का समाकलन करना है, लेकिन x नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो x के सापेक्ष था, यहाँ पे t के सापेक्ष है, इसलिए 1 का हो जाएगा t। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है b a b c और ये लिखा हुआ है dy। तो आपने देखा a b c ये तीनों ही मेरे कांस्टेंट हैं, ये बाहर निकल आए और ये रह गया 1 dy। तो ये हो गया a b c और 1 का हो गया y। एक बहुत ही मजेदार प्रश्न है। अगर आपसे कोई कहे कि बॉडी का समाकलन करें, किसका? b o dy बॉडी का, तो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर इसका किसके सापेक्ष करना है। एक्चुअली सब कुछ जो है वो इसी प्रश्न में ही छुपा हुआ है। देखते हैं हम लोग, देखिए लिख रहे हैं b o dy बॉडी और करना क्या है? समाकलन। केवल इतना ही क्वेश्चन दिया था। आप ध्यान से देखें कि यहाँ पे dy लगा हुआ है और ये bo है, तो जो ये bo है ये कांस्टेंट हो गया और अंदर बच गया 1 dy। तो bo कांस्टेंट बाहर रखा रहा और 1 का समाकलन y के सापेक्ष हो गया y। तो बॉडी का समाकलन बॉय। जितना अच्छा क्वेश्चन था उतना ही अच्छा इसका आंसर आया है। कुछ विशेष सूत्र भी हैं इसके अंदर, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आप इन सूत्रों को देखेंगे। इसमें सूत्र थोड़े ज़्यादा हैं, कठिन भी हैं, बड़े भी हैं, जो निरंतर अभ्यास के बाद ही आप उसको याद कर सकते हैं। तो विशेष सूत्र जो है वो पहला आपका आ रहा है इंटीग्रेशन tan x dx। अब यहाँ से दोस्तों कंफ्यूजन स्टार्ट होता है, क्योंकि tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x और tan x का समाकलन अब चल रहे हैं लिखवाने। तो जब दोनों बच्चे याद करते हैं तो बहुत संभावना होती है आपस में मिलने जुलने की इन सूत्रों के। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि अवकलन का सवाल लग रहा है कि समाकलन की बात हो रही है। तो tan x dx, इसका जो आंसर है वो है log sec x लिखेंगे, या हम लोग लिखेंगे माइनस log cos x। ये इनकी उत्पत्ति कैसे होगी ये हम लोग आगे बात को करेंगे। फिर मान लीजिए आ रहा है एक cot x dx, इसका x हो जाएगा log sin x, या इसका एक दूसरा फार्मूला हो जाएगा माइनस log cosec x। तीसरा सूत्र आ रहा है हम लोग के पास sec x dx, इसका हो जाएगा log sec x प्लस tan x, या एक दूसरा भी हम लोग याद करेंगे log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। यहाँ पर या का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी इच्छा के अनुसार दोनों में से कोई एक याद कर लीजिए। आपको ये दोनों ही फार्मूले याद रखने हैं। आवश्यकता पड़ेगी, अगर सवाल में कहा गया है आप स्वयं समाकलन का आंसर निकालें, तो स्वतंत्र हैं आप, कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, आपका उत्तर स्वीकार होगा। लेकिन जहां सवाल आती है समाकलन में सिद्ध करने की कि सिद्ध करें ये आंसर समाकलन का आना चाहिए, तो वहां पे हमें प्रश्नकर्ता के अकॉर्डिंग जो है हमें फार्मूले का चयन करना होगा कि अगर आपको उत्तर में इस टाइप कुछ दिख रहा है तो हमें ये वाला जो है फार्मूला यहाँ पे रखना होगा। चौथा आ रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये आ रहा है cosec x dx। तो cosec x dx का हो जाएगा log, पहला फार्मूला आ रहा है cosec x माइनस cot x, या एक दूसरा फार्मूला भी है log tan x अपॉन 2। पांचवें सूत्र पे हम लोग आ रहे हैं। विशेष सूत्र सारे हैं, ये एक ज़बरदस्त अभ्यास के बाद ही आप इसको याद कर सकते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए जो है वो कोई कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए।
आप देखेंगे बहुत जगह जब आंसर लॉग के टर्म में लिखा जाता है तो आपको बहुत जगह ये मॉड लगा दिखेगा। ये आपके उत्तर को बहुत प्रभावशाली बनाता है, क्योंकि हम लोगों ने डोमेन में पढ़ा था कि लॉग में जो ये वैल्यू होती है अंदर कभी भी माइनस पे परिभाषित नहीं होती है। इसलिए अंदर की वैल्यू कहीं निगेटिव ना हो पाए, इसलिए हम लॉग की जो वैल्यू होती है, जो यहाँ पे मान रखा होता है, उसको हम लोग मॉड में कर देते हैं। तो ये मेरा जो आंसर होता है ये वो बिल्कुल सही बन जाता है। उसके बाद हम लोग आ रहे हैं छठे सूत्र पर अपने, और ये हो जाएगा 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए दोनों में कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। ये x² माइनस a² है और ये a² माइनस x² है। तो ये आ गया 1/2a लॉग a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। सातवें पे आ गए 1/x² प्लस a² dx। ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। आगे जब हम लोग चलेंगे तो इनके जो सूत्र हैं वो भी हम आपको बताएंगे। 1/√a² माइनस x² dx। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। आप देखेंगे सवालों में इस फार्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा है और एक इस फार्मूले का यूज़ बहुत ज़्यादा है। सभी इम्पॉर्टेंट है, याद आपको सभी करने हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है वो भी बीच बीच में हम आपको बात करते रहेंगे। साइन इनवर्स x अपॉन a, इसको आप एक और भी लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स x अपॉन a। ये यूज़ करिए चाहे ये यूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ रहा है 1/x √x² माइनस a² इंटीग्रेशन dx। ये हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a। दसवें फार्मूले पे हम लोग आ रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a²। ये सारे फार्मूले आपको दिख रहे हैं, एक से लग रहे हैं। किसी में अंश में है तो किसी में हर में भी लिखेंगे, कोई रूट में है तो कोई रूट में नहीं है, कहीं माइनस लिखा है तो कहीं माइनस नहीं लिखा है। तो ये सब थोड़े से कंफ्यूजिंग है। जब आप बार बार सवालों को लगाएंगे, फार्मूलों को याद करेंगे, ये तभी याद हो पाएंगे। अच्छा खासा टाइम मांगता है समाकलन, इसलिए इसमें जरा सी भी लापरवाही मत करिएगा, इसको बहुत अच्छे से आप संभालिएगा। 11वां रहा है इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a²। इन सारे सूत्रों की उत्पत्ति जो है वो कोई ना कोई एक पूछ ली जाती है, इसलिए इसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ सूत्रों की उत्पत्ति को ही बताएंगे। log x प्लस √x² माइनस a²। अब ये लास्ट में 3 फार्मूले आ रहे हैं जो समाकलन के सबसे लंबे फार्मूले कहे जाते हैं, और सवाल जब आता है तो सिर्फ एग्जामिनर इन फार्मूलों को चेक करने के लिए ही ये क्वेश्चन देता है कि बच्चों को ये फार्मूला याद है कि नहीं याद है। चलिए, लंबा सा सूत्र है इसलिए थोड़ा सा हम अक्षर को छोटा बना रहे हैं। a² माइनस x² रूट में है इंटीग्रेशन। अब आप देखिए तो ये और ये आपस में कितना कंफ्यूजिंग है। सेम दिख रहा है लेकिन ये 1/ लिखा हुआ है और ये सीधे अंश में ही लिखा हुआ है। चलिए, लेकिन जब आप बार बार देखेंगे तो इन सूत्रों का आपस में कनेक्शन है, इसलिए बहुत धैर्य से एक दूसरे सूत्रों को देखते हुए मैच करते हुए आप समझेंगे तो शायद आप सूत्रों को संभाल लें। 1/2x √a² माइनस x² प्लस a², ये आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a। ये हम लोग का हो गया 12वां फार्मूला। 13वां रहा है इंटीग्रेशन √a² प्लस x²। अब देखिए सेम दिख रहा है, यहाँ निगेटिव था, यहाँ क्या है प्लस है, तो ये हो गया 1/2x √a² प्लस x² प्लस a² log x प्लस √a²
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद लास्ट है, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दे रहे हैं, आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, 14वां आ रहा है लास्ट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए सेम दिख रहा है, लेकिन ये पहले ए स्क्वायर था, पहले एक्स स्क्वायर हो गया। 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक ये फार्मूले हमने संभाल दिए हैं। इतने तो आपको याद ही रखने हैं, बीच बीच में छोटे मोटे फार्मूले और आते रहेंगे, बहुत महीन महीन सी चीज़ें इसमें आएंगी जिसको हम बीच में बताते रहेंगे। कोई स्पेशल फार्मूला आएगा तो उसको भी हम लोग इस लिस्ट में कर देंगे। तो सबसे पहले तो यही करना है कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखते हुए आप समझिए और कॉपी पेन अपने पास रखिए और इन सूत्रों को बहुत ध्यान से आप उतारिए और इनको याद करने का प्रयास करिए। प्रयास हमने इसलिए कहा है कि अगर आप रटने बैठेंगे तो ये कभी याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन हाँ अगर आप डेली इनको थोड़ा बहुत याद करने का कोशिश करेंगे और फिर जब आप सवाल लगाएंगे और सवालों में इसका यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप ही आपको ये धीरे धीरे फार्मूले याद होते जा रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये काम करते हैं। इस सीरीज के अगले पार्ट में हम लोग जो है समाकलन के सवालों की शुरुआत करेंगे। दोस्तों एनसीईआरटी में जो सवाल हैं, कक्षा 12 की एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो बहुत नहीं है, उसमें उन्होंने हर चीज़ को छुआ तो है लेकिन सवालों की संख्या जो है वो बहुत ही कम दे रखी है, जिससे आपको अभ्यास का मौका नहीं मिलेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी पे तो आएंगे ही, उससे पहले आपका बेस मजबूत करने के लिए जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं उनकी हम श्रृंखला आज से चालू कर रहे हैं। आप वेट करिए मेरे अगले वीडियो का, एक अगले पार्ट का इसमें, जिसमें हम लोग समाकलन की बिल्कुल शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस जो है वो आपको हर समय पर मिलती रहे, जिससे आप उससे लाभान्वित होते रहे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।